वेलकम बैक टू स्टडी क्लब। पिछली वीडियोस में हमने पेपर 1 कवर कर लिया था। अब ये पेपर 2 की वीडियो है, इसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द एज, कैरोलिन टू कॉमनवेल्थ। पेपर 1 में था एलिजाबेथन टू जैकोबियन एज। अब ये है कैरोलिन टू कॉमनवेल्थ। कैरोलिन एज बिगिन इन 1625। ये 1625 में स्टार्ट हुई थी। इस एज का नाम रखा गया चार्ल्स वन के नाम पर, जो कि इंग्लैंड में रूल कर रहे थे 1625 से 1649 तक। दिस एज इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पुरिटन एज। 1620 से 1660 की जो पुरिटन एज थी, ये एज उसका भी पार्ट है। सिविल वॉर वॉज गोइंग ऑन बिटवीन कैवेलियर्स एंड राउंड हेड। कैवेलियर्स होते हैं सपोर्टर्स ऑफ किंग, और राउंड हेड्स थे सपोर्टर्स ऑफ पार्लियामेंट। इनके बीच में सिविल वॉर चल रही थी कैरोलिन एज में। जैसा कि मैंने बताया, राउंड हेड्स होते हैं जो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं, और केवलियर्स जो किंग के रूल को सपोर्ट करते हैं और किंग को सपोर्ट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ लिरिक पोइट्स एसोसिएटेड विद केवलियर्स इज ऑल्सो कॉल्ड केवलियर पोइट्स। इन्हें केवलियर पोइट्स भी बोला जाता था। एट द एंड केवलियर्स वर डिफीटेड एंड किंग वॉज कॉट एंड पब्लिकली beheaded। सिविल वॉर के एंड में क्या हुआ था, जो केवलियर्स थे, जो सपोर्टर ऑफ किंग थे, वो हार गए थे और किंग को पब्लिकली बीहेड कर दिया था। कैरोलाइन एज में जो ड्रामास थे, उनमें डिक्लाइन देखने को मिला था, क्योंकि जो थिएटर्स थे ना, उन्हें ऑफिशियली क्लोज डाउन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और इस टाइम में जो लिटरेरी सिनेरियो था, वो ग्लूम से भरा हुआ था, पेसिमिस्टिक फीलिंग्स थी और अनहोपफुल था। ये एज एंड हुई थी 1649 में, स्टार्ट हुई थी 1625 और एंड हुई 1649 में। कैरोलिन एज के बाद स्टार्ट हुई कॉमनवेल्थ एज। ये स्टार्ट हुई थी 1649 में। दिस पीरियड एक्सटेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ द सिविल वॉर। यहाँ सिविल वॉर का एंड हो गया था और चार्ल्स वन को बीहेडेड कर दिया गया था 1649 में। देन ओलिवर क्रॉमवेल बिकेम न्यू लीडर ऑफ इंग्लैंड। ओलिवर क्रॉमवेल उन्हें नया लीडर बना दिया गया था इंग्लैंड का आफ्टर चार्ल्स वन। इस एज के प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स जो थे, वो थे जॉन मिल्टन, सर थॉमस ब्राउनी और थॉमस फुलर। और ये एज एंड हुई थी 1660 में। स्टार्ट हुई थी 1649 में और एंड हुई 1660 में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गोथिक लिटरेचर। इट इज़ genre ऑफ राइटिंग दैट इज़ characterized बाय incursion ऑफ डार्क एंड सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। इसमें डार्क और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं। पूरा एटमॉस्फेयर ग्लूमी होता है, सैड होता है, फियरफुल होता है। दिस एमर्ज्ड इन यूरोप इन 18th सेंचुरी। गोथिक लिटरेचर जो है वो यूरोप में एमर्ज हुआ था 18th सेंचुरी में। नेक्स्ट है हमारे पास बरोक लिटरेचर। ये बिगिन हुआ था 1500 में एंड लास्टेड थ्रू 1700 इन यूरोप। और ये क्रिएटेड होते थे बिटवीन 16 टू 18th सेंचुरी। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव यूज़ ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस, कंसीट्स एंड रिलीजियस थीम्स। और इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट ऑफ जॉन मिल्टन, द कॉलर ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट, द फ्ली ऑफ जॉन डन। नेक्स्ट है अभंग पोइट्री। इट इज़ फॉर्म ऑफ डिवोशनल पोइट्री संग इन प्रेज ऑफ गॉड विठल। ये गॉड विठल की प्रेज में गाई जाती है, डिवोशनल पोइट्री है। अभंग्स वर संग फर्स्ट बाय द वरकारी सेंट्स। ये वरकारी सेंट्स के द्वारा गाई जाती थी। वरकारी सेंट्स में इंक्लूडेड थे नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, दयानेश्वर। और ये जो पोइट्री है, ये मेनली एसोसिएटेड है एक रीजन से, जो कि है पंदरपुर। जो भी पिलग्रिमेज करने यहाँ जाते हैं वो इसे गाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैंक वर्स। इट इज़ अ लिटरेरी टर्म दैट रेफर्स टू पोइट्री रिटन इन अनराइम्ड बट मीटर्ड लाइन्स, ऑलमोस्ट ऑलवेज आयम्बिक पेंटामीटर। ये अनराइम्ड होती हैं, कोई राइम फिक्स राइम स्कीम नहीं होती, बट मीटर्ड लाइन होती हैं जो कि आयम्बिक पेंटामीटर से बनी होती हैं। और जो सरे है, अर्ल ऑफ सरे हेनरी हॉवर्ड, उन्होंने सबसे पहले से इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। हमारी यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग रेनेसॉन्स। टर्म रेनेसॉन इज ड्राइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ। दिस पीरियड फर्स्ट बिगिन इन इटली। सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुआ था एंड देन रीच टू इंग्लैंड। दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाय फ्लरिशिंग ऑफ कल्चर एंड आर्ट। इस पीरियड में कल्चर और आर्ट काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ग्रो किया था।
और इसका टाइम पीरियड है 14 to 17th सेंचुरी। इस पीरियड में जो मेन फोकस हुआ था वो हुआ था रिवाइवल ऑफ लर्निंग पे। रीडिस्कवरी की गई थी क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर की। ह्यूमैनिज़्म पे फोकस हुआ था, ह्यूमन पोटेंशियल अचीवमेंट्स पे और इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन में। आर्टिस्टिक अचीवमेंट पे भी फोकस हुआ था। काफ़ी रिनोव्ड फिगर्स थे जैसे लियोनार्डो दा विंसी, उन्होंने आर्ट पे फोकस किया था। और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस जो है उसका भी इन्वेंशन हुआ था बाय जॉन्स गुटनबर्ग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑफ स्टडीज़। ये एक ऐसे है जो कि फ्रांसिस बेकन ने लिखा था। ऑफ स्टडीज़ पब्लिश हुआ है 1597 में। और इसमें बताया गया है यूज़ ऑफ स्टडीज़, डिफेक्ट एंड ऑफ एक्सेस ऑफ स्टडीज़, मैन का रिलेशन कैसा होता है स्टडीज़ के साथ, उसके बारे में बताया गया है। करेक्ट व्यू ऑफ स्टडीज़ बताए गए हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बुक्स कैसे करना चाहिए वो बताया गया है। और स्टडी का रिलेशन जो मेंस परफेक्शन के साथ होता है वो बताया गया है। इसके जो मेन आइडियाज़ हैं वो है स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। Crafty men condemn studies, simple men admire them, and wise men use them. इसका मतलब था कि जो स्टडीज़ होती हैं वो हमें आनंद देती हैं, हमें गुण देती हैं, हमें योग्यता देती हैं। जो क्राफ्टी लोग होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, वो पढ़ने को एक बुरी चीज़ मानते हैं। जो सीधे सिंपल लोग होते हैं वो इसकी प्रशंसा करते हैं। और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. कुछ बुक सिर्फ पढ़ने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए, कुछ एकदम चबा के जो हम एकदम समझ लें उसके लिए होती हैं। रीडिंग मेक द फुल मैन। रीडिंग एक पूर्ण इंसान बनाता है। कॉन्फ्रेंस एक रेडीमेड बनाता है। कॉन्फ्रेंस यानी कि जो डिबेट्स, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस हम डिस्कस करते हैं वो। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। और राइटिंग करके जो हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, उससे एक एग्जैक्ट मैन बनता है। अबेंट स्टडिया इन मोर्स, यानी कि स्टडीज़ जो हैं वो हमारी हैबिट बन जाती हैं, उसके बाद हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाती हैं। नेक्स्ट ऐसे है ऑफ ट्रैवल। ये भी फ्रांसिस बेकन ने लिखा है और ये पब्लिश हुआ था 1625 में। इसके की पॉइंट्स है, दिस ऐसे टेल्स अस दैट हाउ ट्रैवलिंग ब्रॉडन्स आवर माइंड। ट्रैवलिंग हमारे माइंड को कैसे ब्रॉडन करती है, हमारे स्किल्स को कैसे हॉर्न करती है, इन सब के बारे में बताया हुआ है। इट टेल्स अस कि क्या थिंग्स हमें कैरी करनी चाहिए, कहाँ विज़िट करना चाहिए, कहाँ विज़िट नहीं करना चाहिए। हेयर अ टाइपिंग मिस्टेक, वो थॉन्ग्स नहीं होगा, वो थिंग्स होगा। और प्लीज़ इस ऐसे की एक बार पूरी रीडिंग भी ले लेना, बिकॉज इसमें बस की पॉइंट्स कवर हुए हैं, पूरा ऐसे नहीं कवर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग प्यूरिटनिज्म। 17th century up to 1660 was dominated by Puritanism. This is a religious movement था जिसका मेन एम था इंग्लैंड को रिफॉर्म करना। The Church of England had separated itself from the Catholic Church in 1534. Puritans wanted to get rid of Church of England. वो Church of England को मिटा देना चाहते थे। Puritanism first emerged in England. ये मूवमेंट जो है ये एरा इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था। Puritan literature is an important part of American literature. Characteristic of Puritanism is रिलीजियस थीम्स। उस टाइम रिलीजियस थीम्स पे राइटिंग्स होती थी, प्लेन स्टाइल होता था। पुरिटन्स का मानना था राइटिंग्स क्लियर और कंसाइज होनी चाहिए। मॉरलिस्टिक टोन होती थी, मॉरल वैल्यूज़ पे स्ट्रेस दिया जाता था और मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाती थी। नेक्स्ट इस यूनिट में इंक्लूडेड है एक पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये जॉन मिल्टन ने लिखी थी। ही वॉज बॉर्न इन 1608 और वो एट द एज ऑफ 44 वो ब्लाइंड हो गए थे। और उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन्ड, ये भी उनके ब्लाइंड होने के बाद लिखे गए थे। दिस इज़ अ पोएम ऑफ फेथ एंड डाउट। Another name for this poem is When I Consider How My Light is Spent. This is also the first line of the poem. Rhyme scheme of the poem is A B B A A B B A C D E C D E. On His Blindness is a Petrarchan sonnet. It was first published in 1673, and John Milton lost his eyesight in 1652 at the age of 44.
Next poem of this unit is On the Late Massacre in Piedmont. John Milton wrote this poem. This is also known as Sonnet 18. This poem is based on the struggle of good and bad. Here is the typing mistake, it's good. Freedom and oppression. Piedmontese region in Italy. Poem expresses the anger of Milton against the killer of innocent people. Our next topic is introducing essay definitions, types, and development. An essay is generally a short piece of writing outlining the writer's perspective or story. Essay can be formal or informal. Formal essays are generally academic in nature and tackle serious topics. These are generally impersonal. Informal essays are more personal and often have humorous elements. Then types of essay. First, a narrative essay. In this type of essay, the writer narrates an incident or story through his writing. Next is descriptive essay. In this kind of essay, the writer describes a place, an event, an object, or maybe a memory. In this, the writer draws or paints a picture through his words. Then third one is expository essay. In such an essay, a writer presents a balanced study of the topic. To write such an essay, the writer must have a real and extensive knowledge about the subject. Fourth type is persuasive essay. Here the purpose of essay is to get the reader to his or आएगा यहाँ guys or her side of the arguments. Both sides of the argument are presented in these essays. अब स्टार्टिंग से बात करें तो नरेटिव ऐसे में जो राइटर होता है वही नरेटिव होता है और ये फर्स्ट पर्सन में लिखा जाता है और इसमें बेसिकली इंसिडेंट वगैरह नरेट किए जाते हैं. दैन डिस्क्रिप्टिव ऐसे में कोई भी चीज़ को डिस्क्राइब किया जाता है, वाइडली डिस्क्राइब किया जाता है. दैन थर्ड एक्सपोजिटरी ऐसे में किस बैलेंस स्टडी होती है और इसमें रियल और एक्सटेंसिव नॉलेज की नीड होती है. राइटर की पर्सनल फीलिंग्स का कोई स्कोप नहीं होता और ये कम्प्लीटली बेस्ड होती है फैक्ट्स और स्टैटिस्टिक्स में. परसुएसिव ऐसे में जो राइटर है वो ट्राई करता है लोगों को अपनी तरफ परसुएस करने, अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करने का. और बोथ साइड्स ऑफ आर्ग्यूमेंट आर प्रेजेंटेड इन दिस ऐसे बट द अल्टीमेट एम इज़ टू परसुएड द रीडर्स दैट द राइटर्स आर्ग्यूमेंट कैरी मोर वेट. The next topic is development of essay. Essay was given its standard name by the French philosopher Montaigne in his essays. Essays उनकी writing थी in 1580. Next topic is Of Friendship. This is also an essay by Michael de Montaigne. This was published in Essays in 1580. It appeared in the chapter 27 of the book. Please do read the full essay. It was originally written in French. This essay describes about rare virtues of friendship. According to Aristotle, there are three types of friendship. Friendship of pleasure, friendships of utility and friendships of virtue. जिसमें से जो real friendship है वो है friendship of virtue. Now here is small introduction of मीरा. मीरा जो है वो डिवोटेड फॉलोवर थी लॉर्ड कृष्णा की. वो अपना लव और डिवोशन लॉर्ड कृष्णा के लिए शो करती थी अपनी डिवोशनल पोइट्री के थ्रू. शी वॉज बॉर्न इन 1498 एंड मीरा इज़ रिलेटेड टू भक्ति मूवमेंट. और जो हमारे दूसरी कपलेट है तुकाराम की वो सेंट है, वो भी भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे. ये है मीरा की फर्स्ट कपलेट. माई मैंने गोविंद लेनो मोल. हेयर राइटर से दैट आई हैव बार्गेंड एंड ब्रॉड गोविंदा. मोल भाव करके गोविंदा को खरीद लिया है. सम से कुछ कहते हैं चीप है, कुछ कहते हैं कॉस्टली है. ये शो करता है कि पीपल कृष्ण लॉर्ड कृष्णा को कैसे भाव करते हैं, कैसे वैल्यू देते हैं. सम पीपल से ही इज़ इन द हाउस एंड सम से इन वुड्स. ये डिफरेंट परस्पेक्टिव्स है, डिफरेंट एरियाज है जहाँ कृष्णा कुड बी फाउंड. कुछ लोग कहते हैं कि कृष्णा हाउस में मिलते हैं, कुछ कहते हैं वुड्स में मिलते हैं. तो वुड्स में वो क्या कर रहे होते हैं, वो खेल रहे होते हैं इन कंपनी ऑफ राधा. लास्ट लाइन शोज दैट हाउ जॉय एंड हैप्पीनेस स्विंग्स व्हेन लॉर्ड कृष्णा स्विंग्स. जब वो आते हैं तो हैप्पीनेस और जॉय आ जाती है. इसकी लास्ट लाइन थी व्हेन मीराज गॉड गिरिधर कृष्णा कम्स लव स्विंग्स. सो हाउ जॉय एंड हैप्पीनेस स्विंग्स व्हेन लॉर्ड कृष्णा कम्स. अब है मीरा की नेक्स्ट कपलेट. यहाँ टाइटल में मैंने गोविंद लेनो मोली लिख दिया है बट ये हरी तुम हरो जन की पीर का जो है वो एक्सप्लेनेशन है. ओ हरी यू रिमूव द सफरिंग्स ऑफ योर डिवोटीज. हरी हेयर रेफर्स टू लॉर्ड कृष्णा. ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रॉयर ऑफ सोरो. इसमें बोला गया है हरी तुम हरो जन की पीर के टेक्स्ट में कि ही इज़ डिस्ट्रॉयर ऑफ सोरो. Then some examples were given that how he became destroyer of sorrow. ये next slide में है. He
प्रोटेक्टेड द्रौपदीज मोडेस्टी बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ हर रोब। चीर हरण से उन्हें बचाया था। ही बिकेम मेलॉयन टू किल हिरण्यकश्यप, प्रहलाद को बचाने के लिए। ही प्रोटेक्टेड एलिफेंट किंग इंद्रयुमन बाय ब्रिंगिंग आउट ऑफ वाटर। इंद्रयुमन को जो है अगस्त्य ऋषि ने श्राप दिया था, तो उनको भी श्री कृष्ण ने बचाया था। हरि तुम हरो जन की पीर की टेक्स्ट में उन्हें होल्डर ऑफ माउंटेन भी बोला गया है। और मीरा पूछती है कि कितने टाइम उन्हें सौरों में वेट करना पड़ेगा, जबकि श्री कृष्ण ने सबके सौरों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मीरा को कितनी देर बाद उनका जो है मिलन होगा श्री कृष्ण से, कितनी देर उन्हें सौरों में वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ तुकाराम। तुकाराम अराउंड 16-17 सेंचुरी के मराठी सेंट और पोइट थे, और उनके जो मेन वर्क्स थे वो डिवोटेड थे लॉर्ड विटोबा को, जो कि लॉर्ड कृष्णा की ही एक फॉर्म है। वो अभंग पोइट्री लिखने के लिए जाने जाते हैं। अभंग पोइट्री होती है डिवोशनल पोइट्री, जिसमें उन्होंने कनेक्शन बताया खुद का डिवाइन के साथ, और खुद को डिवाइन को कैसे सौंप देना चाहिए, गॉड को कैसे सौंप देना चाहिए, उसके बारे में। जैसे कि मीरा भी भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थी, तुकाराम भी भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड थे। वो वरकारी सेक्ट के पोइट्स थे, और उनकी जो राइटिंग्स है वो आज भी मिलियंस ऑफ पीपल को इंस्पायर करती हैं। सो नेक्स्ट है थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, जो कि तुकाराम ने लिखी है। इसमें वो बोलते हैं इन दिस ही एक्सप्रेस्ड अबाउट हिज डायलेमा इन ओवरकमिंग वर्ल्डली डिज़ायर डिस्पाइट री अनाउंसिंग द मटीरियल वर्ल्ड। उन्होंने वैसे तो सारे वर्ल्डली डिज़ायर छोड़ दिए हैं, फिर भी मटीरियल वर्ल्ड की जो कुछ यादें हैं वो उन्हें आती हैं, तो वो गॉड को चाहते हैं कि गॉड उन्हें गाइड करे, इस पे उन्हें नेविगेट करे अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स से लड़ने के लिए। और उन्होंने ये भी बोला कि वो फिजिकली गॉड को सरेंडर कर देना चाहते हैं। इन द लाइन्स कास्ट एट दाई फीट दिस बंडल ऑफ माई बॉडी इंडिकेटिंग अ प्ली फॉर डिवाइन इंटरवेंशन एंड गाइडेंस। वो गॉड की गाइडेंस मांगते हैं, इंटरवेंशन करने के लिए बोलते हैं। देन संत तुकाराम ने रूल्स और प्रोहिबिशंस की बात की है कि कैसे वो एक्सटर्नल गाइडलाइंस को शो करते हैं, पर उन्होंने जो मेन स्ट्रेस दिया है और जिस पे एम्फेसाइज किया है वो है इनर स्पिरिट, इम्पोर्टेंस ऑफ इनर स्पिरिट। फिर वो कहते हैं कि जो एक्सटर्नल रूल है, जब तक हम उनका डीपर मीनिंग नहीं समझेंगे, उनका कोई रोल नहीं है हमारी लाइफ में। इट मे लेड टू फ्यूटाइल एफर्ट्स, अगर हम एक्सटर्नल रूल्स का डीपर मीनिंग नहीं समझेंगे तो। लास्टली जो कंक्लूडिंग लाइंस है उसमें वो जस्ट अपनी विल शो करते हैं कि हमें हमें अपनी खुद की एग्जिस्टेंस पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए, बट यूनियन विद गॉड जो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। जैसे कि वो कहते हैं गिव मी नॉट लाइफ ऑन द सर्फेस बट हाइड दाई सेल्फ विद इन मी। द नेक्स्ट है किष्किंधा कांड। इट इज़ द सेक्शन ऑफ रामचरितमानस दैट डिस्क्राइब्स लॉर्ड राम्स इंटरेक्शन विद हनुमान एंड सुग्रीव और हनुमान के साथ जो भी इंटरेक्शंस होती हैं वो डिस्क्राइब की गई हैं किष्किंधा कांड में। दिस सेक्शन इज़ ऑल अबाउट फाइट बिटवीन लॉर्ड रामा एंड वाली। इस वीडियो में किष्किंधा कांड पूरा कवर नहीं हुआ है, बट इसमें मेनली जो फाइट होती है श्री राम और बाली के बीच में, सुग्रीव को उसका हक दिलाने के लिए, बस वही दिखाई गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।